तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है रूसो। हम इसमें समझेंगे रूसो के जीवन के बारे में, कार्य के बारे में और शिक्षा और शिक्षण के संदर्भ में उनके क्या विचार थे और अपनी हम क्लासरूम में इनकी जो नॉलेज है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम ये सब कुछ देखेंगे। तो रूसो का सबसे पहले हम प्रारंभिक परिचय लेंगे। रूसो का जन्म 1712 में स्विट्ज़रलैंड के जेनोवा नामक नगर में गरीब परिवार में हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो गढ़ीसाज थे और उनकी जो मम्मी का क्या था वो देहांत हो गया था। तो उनके पिता ने उनके लालन पोषण में क्या किया था, माँ के देहांत उनके पिता ने रूसो के लालन पोषण कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं देने से कारण से क्या हुआ, उनको बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, जिससे वह भावुक हो गए और लापरवाह हो गए, जिससे वो इधर उधर घूमने लगे। अब घुमक्कड़ होने के कारण वो जो नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न हो गया, वो क्या लगे, प्राकृतिक दृश्यों से प्रेम करने लगे, जिससे वो क्या हो गए, प्रकृतिवादी हो गए। इसके प्रेम बढ़ता गया, दुखी जीवन में भागने लगे। तो इसी प्रकार 25 वर्ष तक शिल्प का काम किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, किसी प्रकार से 25 वर्ष तक शिल्प का काम करते रहे, लेकिन समाज के कठोर और असहयोगी व्यवहार से विक्षुब्ध होकर उन्होंने जेनेवा छोड़ के वो फ्रांस भाग गए, जिससे फ्रांस जाकर वो रूसो बीमार हो गए। लेकिन स्वस्थ होने पर उनके जीवन का नया रूप प्रकट हुआ। वह एक अध्ययन प्रेमी बन गए। उन्होंने प्लूटो, एडिसन, पोप, लॉक, मोंटेन, वोल्टेयर, डार्कोट आदि विद्वान के ग्रंथों को पढ़ के उनसे प्रभावित हुए। वो लेखक बनना चाहते थे, लेकिन लॉक ने शिक्षा संबंधित कुछ विचार पढ़ के उसने शिक्षक बनने का निर्णय लिया, लेकिन वो बन नहीं सके। उसने 2 बालकों को पढ़ाना भी आरंभ किया, लेकिन इसे भी नहीं निभा सके। आर्थिक कठिनाई के कारण रूसो ने अनेक व्यवसाय अपनाए, जिससे उन्होंने बहुत सारे काम करने लगे। उसके बाद से है 1750 में रूसो ने द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस नामक पुस्तक लिखी। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो रूसो ने पुस्तक लिखी द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसमें उन्होंने सामाजिक बुराई के कारण सभ्यता की उन्नति को माना। उसके बाद से रूसो ने अपनी एक रचना थी द ओरिजिन ऑफ अनइक्वलिटी अमंग मैन, ये भी लिखी। उसके बाद से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखने लग गए। उसके बाद से रूसो का दर्शन यानी क्या फिलॉसफी थी उनकी। जो रूसो के दर्शन का एक प्रमुख अंग है वह एक प्रकृतिवादी विचारधारा के थे, यानी वो सब कुछ नेचर से जुड़ा मानते थे। समाज की कृत्रिमताओं, विषमताओं और आडंबरों, खोखले कार्यों को रूसो ने जीवन भर देखा। उसे तत्कालिक समाज की निंदा ही मिली थी। समाज की तत्कालीन परिस्थिति से पीड़ित होकर रूसो के हृदय में प्रकृति का अपार प्रेम था। उसने उसके प्रति अपूर्व श्रद्धा थी, इसलिए उसने प्रकृति को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया, यानी वो नेचुरलिज्म को फॉलो करते थे। रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो यानी बैक टू नेचर का नारा दिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बैक टू नेचर का नारा किसने दिया। उसे प्रकृति को सरल, उन्होंने बोला प्रकृति की एक बहुत सरल है, कोई कपट नहीं करती है, ना आडंबर करती है, तो इससे क्या करती है, मुक्त है। उसने समाज के नियमित क्रियाकलापों से मुक्त होकर आचरण करने पर बल दिया। रूसो का कहना था कि प्रकृति में अच्छाई है, स्वतंत्रता है, प्रवाह है, लय है, साहसहीनता है, मधुरता है, समरसता है। उसके बाद से एवरीथिंग इज़ अ गुड एज इट कम फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ द नेचर बट एवरीथिंग डिजनरेट्स इन द हैंड ऑफ द मैन, यानी सब कुछ प्रकृति के हाथ में होता है तो वो अच्छा होता है, जैसे ही मानव के हाथ में जाता है तो दूषित हो जाता है। रूसो के अनुसार मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए था, उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से व्यक्ति को अपनी जन्मजात अच्छाई को प्रकट करना संभव हो सके, इस पर समय प्रकृति के लिए आत्मा पर विकास तथा सुधार के लिए उच्चतर आध्यात्मिक मूल्य का खोज कर सके। इस प्रकार रूसो ने प्रकृतिवाद में स्वाभाविक प्रकृति और ये सब कुछ दिया था। रूसो के दर्शन पर 3 बातों पर पड़ा, उस समय की दशा, जीवन के विविध अनुभव और उनके भावात्मक स्वभाव। अब इनकी क्या शैक्षणिक विचारधारा थी। रूसो ने शैक्षणिक विचारों में दर्शन विचारों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। वह रूढ़िवादी और सर्वाधिक शिक्षा के घोर विरोधी थे। वो क्या थे, रूढ़िवादी थे। उनका कहना है कि वह रूढ़िवादी संवैदिक शिक्षा मनुष्य की बनाई गई है, वो अच्छी नहीं है। उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु विविधता के यहाँ से अच्छी आती है, लेकिन मनुष्य के साथ छेड़छाड़ कर देता है और उसको दूषित कर देता है। इसलिए बालक की शिक्षा समाज में ना होकर प्रकृति के वातावरण में होनी चाहिए, जिसमें बच्चा खुद कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, यानी प्रयोग करते रहेगा और प्रकृति से ही सीखता रहेगा और मानव की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी उसमें।
उसके बाद ये रूसो के कुछ कथन है। उसके बाद इनकी शिक्षा योजना। रूसो ने बालक के जीवन को 4 भागों में बांटा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भाग में शिक्षा विशेष रूप से सिद्धांतों पैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। 0 से 5 तक है हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था है हमारी 5 से 12, किशोरावस्था 12 से 15, युवावस्था 15 से 20। शैशवावस्था की शिक्षा यह जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में रूसो ने बालक के शारीरिक विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे शारीरिक विकास होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चे की शारीरिक शक्तियों का विकास करें और उसको स्वस्थ बनाए। बाल्यावस्था यानी 5 से 12 तक की उम्र में, इस उम्र में क्या करना चाहिए? रूसो ने कहा कि बच्चों को जो उनके सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देना चाहिए। बालक को अनुभव तथा क्रिया के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए और इंद्रियों का सही विकास हो सके। बालक देखने, सोचने का, अनुभव करने का अलग अलग ढंग से हो सकता है, इसलिए उसको स्वानुभव अवसर देनी चाहिए। अवस्था में रूसो को निषेधात्मक नेगेटिव एजुकेशन पर बल दिया। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या शिक्षा दी जानी चाहिए? यह अवस्था 12 से 15 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में रूसो ने मानसिक शिक्षा पर बल दिया। ऐसी अवस्था में यदि बालक अपने को अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली, स्वावलंबी बनाना चाहता है और उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो इसके लिए विविध विषयों की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसी जिज्ञासा को शांत करके उन्हें ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद युवावस्था। यह अवस्था 15 वर्ष से 20 वर्ष तक मानी गई। इस अवस्था में नैतिक, समाज, धर्म, भावनात्मक शिक्षा पर बल दिया। इस समय तक बालक की शारीरिक, इंद्रिय, बौद्धात्मिक विकास हो चुका था। उसके शरीर में भावनात्मक विकास का क्रम आरंभ हो चुका था। तो ये थी इनकी जो विभिन्न अवस्थाएं। उसके बाद शिक्षा की क्या उद्देश्य है? रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार ना होकर उनको स्वयं जीने के लिए तैयार करना है और एक अच्छा मनुष्य बनाना है। ऐसा कहना है कि मुझे इस बात का कोई भी प्रयोजन नहीं है कि मेरा शिष्य सेना, चर्च, न्यायालय में क्या कार्य करे। इससे पूर्व कि अपने माता पिता को व्यवसाय को करने का विचार करें। प्रकृति चाहती है कि वह मनुष्य बने और मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ कि वह जीवन किस प्रकार व्यतीत करे। ये थे उसके शिक्षा के उद्देश्य। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य की तरह रूसो ने पाठ्यक्रम का रूपांतरण भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार किया। अवस्था में पाठ्यक्रम में बालक के शरीर को दृढ़ करना है, उसके चलने फिरने लायक बना सके ऐसा बनाना है। उसके बाद उसकी ज्ञानेंद्रियों को विकास करना है, तैरना, चलना, ये सब कुछ सिखाना है। किशोरावस्था में उसको उद्योग, भूगोल, इतिहास, ये सब कुछ कराना है। और युवावस्था में उसको नैतिक शिक्षा उसकी क्रियाओं द्वारा दी जानी है। शिक्षण विधि क्या होती है? जो रूसो की प्रचलित शिक्षण विधि पर घोर विरोध किया। पुस्तकीय शिक्षा पर उन्होंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को खुले वातावरण में ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, अब वो प्रकृति से खुद सीखेगा। अगर वो बच्चा कैंडल के पास जाएगा और अगर उससे गर्माहट या वो जलने की कोशिश करेगा तो वो एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेगा और अगले बार से वो समझ जाएगा कि मुझे इसके पास नहीं जाना है, तो वो प्रकृति से खुद सीखेगा। उसके अकॉर्डिंग शिक्षक कैसा होना चाहिए? रूसो समाज और उसकी संस्थाओं से घृणा करता था, इसलिए उन्हें समाज को दूषित वातावरण से दूर रखकर शिक्षा के लिए कहा। उनके अनुसार विद्यालय में ऐसा नैसर्गिक वातावरण होना चाहिए जहाँ बालक के शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों का विकास हो सके। रूसो का कहना था कि विद्यालय की शिक्षा स्वतंत्र, समानता और भ्रातृपूर्ण होनी चाहिए। अनुशासन। रूसो का कहना है कि वह केवल स्वतंत्र वातावरण में ही बालक की प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक रूप से संभव हो सकता है और इनको दूसरे हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए। उनको प्रकृति के बाद छोड़ देना चाहिए। उसके बाद है रूसो की आलोचना। रूसो ने प्रकृति के संबंध में व्यक्ति किए गए विचार पर बड़े अस्पष्ट थे। उन्होंने प्रकृति के 3 अर्थ किए: सामाजिक, वैध और नैसर्गिक। उनमें कोई अच्छे से नहीं बताया। रूसो का ये कहना अव्यवहारिक है कि 12 वर्ष तक के बच्चों को किसी प्रकार की पुस्तकीय शिक्षा नहीं होनी चाहिए। रूसो ने समाज के परिवार को एकांत में शिक्षा देने के लिए कहा जो अनुपयुक्त है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका अकेले में कोई भी अस्तित्व नहीं है। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा में कहीं भी दोष रहित नहीं कहा जा सकता, उसमें बहुत सारे दोष हैं। तो ये था रूसो। उसके बाद है रूसो की शिक्षा की देन। रूसो ने क्या क्या दिया अपनी शिक्षा से, ये है।